Hey guys, how are you all? Dear students, I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को स्टार्ट कर दिया था, जहां पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं एंड हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. Also, we have seen what kind of challenges the spermatozoas have to face when they enter inside the female reproductive tract, how the process of the natural selection takes place, and the sperm which gets selected over others, how that sperm is able to stop other spermatozoas from actually entering inside the already fertilized ovum. ठीक है, so these were some of the things which we have already studied in the last class. Also we have seen कि जेनेटिकली एक चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक फादर के द्वारा डोनेटेड गेमीट होते हैं या एक मदर के द्वारा डोनेटेड गेमीट होते हैं. एंड वी हैव केम टू द कंक्लूजन दैट द फादर इज गोइंग टू बी द डिटरमाइनिंग पर्सनैलिटी और पर्सन, ठीक है, और इंडिविजुअल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और फीटस. ठीक है, यहां तक की बात कंप्लीट हो गई थी. अब हम आगे आज क्या देखने वाले हैं, सिंस द टॉपिक इज नेम्ड एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन इनसाइड व्हिच वी आर स्टडिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. तब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, ठीक है, तब हमने बोला कि जाइगोट बन गया और यहां तक हमारी बात पूरी कंप्लीट हो गई थी कि जाइगोट फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, राइट. नाउ व्हाट आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, अब क्या. तो अब देखो यहाँ पर ये एनसीईआरटी के इवेंट्स हैं जो कि उन्होंने एक फोटोग्राफिक इमेज के फॉर्म में दिए हुए हैं. यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि एक सेकेंडरी oocyte है सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स सराउंड कर रही है इसको, जिसमें कि जोना पेल्यूसिडा लेयर भी है, कोरोना रेडिएटा लेयर भी है. फिर उन्होंने बताया कि हाउ द स्पर्मेटोजोआ एंट्री इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेकेंडरी oocyte मेकिंग इट अ फर्टिलाइज्ड ओवम. और इसके कारण से यहाँ पर जो हमारे पास इंटरमीडिएट बीच की स्टेप आएगी वो होगी जाइगोट, और जाइगोट होगा एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब जाइगोट बनने के तुरंत बाद क्या चालू हो जाना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्योंकि मिक्सिंग ऑफ गैमीट्स होने के कारण से 23 प्लस 23 क्रोमोसोम्स मिलने के कारण से जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल हो चुका है 46 क्रोमोसोम्स वाला. ठीक है, तब अब क्या होगा, अब इस जाइगोट जो बन चुका है इसके फर्दर और डिविजन्स होंगे, बट दैट विल नॉट बी अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर कंटेंट. ऐसा नहीं कि रिडक्शनल डिवीजन हो गया, मान लिया कि मियोसिस बोल दिया, नो, इट विल बी अ काइंड ऑफ माइटोसिस, पर नॉट एग्जैक्टली माइटोसिस. तब फिर कौन सा डिवीजन आ जाता है हमारे सामने, तब हम बोलेंगे तीसरा नाम जो हमारे सामने आता है, ना तो मियोसिस ना तो माइटोसिस, माइटोसिस के जैसा पर माइटोसिस नहीं, हो जाएगा वहां पर क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट. ठीक है, तो क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे जाइगोट बनने के बाद में. और ये क्लीवेज डिवीजन जो है ये माइटोसिस से डिफरेंट होते हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंट होते हैं, हम ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये वाली फोटोग्राफ को मैं आप लोगों को समझा अभी नहीं रही हूं क्योंकि हम लोग पहले इसकी बेसिक बातें समझते हैं, फिर हम ये वाली फोटोग्राफ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग विथ दैट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द माइटोटिक डिवीजन एंड द क्लीवेज डिवीजन मेनली. ठीक है, तो हम देखते हैं पहले डिफरेंस क्या हो जाएगा. ओके, सो नाउ सी, अगर मैंने बोला होता दैट हाउ द क्लीवेज डिविजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है, तो क्लीवेज डिविजन्स जो होते हैं इसके अंदर माइटोसिस से डिफरेंट क्या. पहली बात तो यहां पर माइटोसिस की तरह इक्वल साइज के सेल्स नहीं बनेंगे. इनफैक्ट जो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे उनका साइज रिड्यूस हो चुका होगा. तो रिजल्टेंट सेल्स जो बनेंगे आफ्टर डिवीजन, ठीक है, साइज विल बी रिड्यूस्ड, छोटे होंगे वो. ठीक है, दे विल बी ऑफ रिड्यूस साइज. ठीक है, पहली बात. और इसीलिए रिजल्टेंट सेल्स को हम लोग सेल नहीं बोलते हुए दे विल बी कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स. ठीक है, तो हम बोलेंगे दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर. ठीक है, रैदर देन सेल, सेल बोलने की जगह हम उनको बोल रहे हैं ब्लास्टोमियर्स. एक तो ये बात हो गई. दूसरी ये बात है कि रिजल्टेंट सेल्स जो बनेंगे क्या वो साइटोप्लाज्म वाइज से डिफरेंट है या न्यूक्लियर कंटेंट में भी कोई खास अंतर है.
तब हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म बराबर बराबर नहीं मिल रहा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऐसा सेल मैंने ले लिया, लेट अस सपोज दिस इज द सेल, ठीक है, इसका ये 2n है, ये जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट है। इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ और डिवीजन ऐसा हुआ कि पहला जो डिवीजन का प्लेन है वो ऐसे करके इसके लॉन्गिट्यूडिनली पास होता है, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन ऑफ डिवीजन पास हुआ तब मैंने कहा जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये सेल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं जिनको हम लोग ब्लास्टोमियर बोल रहे हैं, उनका साइज छोटा है लेकिन उनके पास न्यूक्लियर कंटेंट बराबर है। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या, ठीक है, जहां पर सेल्स के साइज छोटे हो गए हैं भले ही, लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट बराबर है, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि साइटोप्लाज्म के मतलब रिस्पेक्टिवली, या साइटोप्लाज्म को हम जब कंपेयर करते हुए बात कर रहे हैं तब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि रिजल्टेंट जो सेल्स बन रहे हैं इनके पास में साइटोप्लाज्म कम लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर बोलना चाहिए कि ब्लास्टोमियर के पास में न्यूक्लियर कंटेंट ज्यादा होगा कंपैरिजन में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के। तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल बी मोर देन 1, ठीक है। और वी शुड से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल बी हायर, दैट विल बी द बेटर एंड अप्रोप्रिएट टर्म, ठीक है, दैट द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ये सिर्फ 2 सेल की बात हुई, आगे भी जाएंगे तो भी सेम ही कहानी है, मतलब सेम कहानी, मतलब अब देखो, अब जैसे ये यहां से प्लेन हमारे लॉन्गिट्यूडनल पास हो गया था, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल बोल देंगे, प्लेन ऑफ डिवीजन था पहला, मेरिडायनल है पर लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। दूसरा वाला प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे पास होता है, देखो, तब जब ऐसे पास होता है तो क्या रिजल्टेंट एक इंटरमीडिएट 3 सेल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, कुछ ऐसे टाइप का, देखो कुछ ऐसा टाइप का बन सकता है ना, कुछ ऐसा बन सकता है रिजल्टेंट इंटरमीडिएट 3 सेल स्टेज, तो हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज भी बन सकती है, ठीक है, जो कि सोन, क्योंकि ये प्लेन ऑफ डिवीजन जो है ये आगे की तरफ प्रोसीड ऑन करते ही जाएगा, मतलब कि इस सेल से भी पास हो जाएगा, तब ये 4 सेल में आ जाएगी, ठीक है। तो हम बना देंगे रिजल्टेंट सेल्स कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, दे विल टर्न इनटू 4 सेल स्टेज, ये 4 सेल की स्टेज में टर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये 4 सेल की स्टेज में टर्न हो जाएंगे तब फिर से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, उतना ही है, मतलब कि ऑफ कोर्स वो इंक्रीज हो गया अगर हम कंपैरेटिव बात करें तो इस हिसाब से क्लीवेज डिविजन्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ध्यान रखने के वो ये है कि पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, जो है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल इंक्रीज, और दूसरा हो जाएगा द सेल साइज बिकम्स स्मॉल, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो कम है, इसीलिए ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये क्लीवेज डिविजन्स कंपैरेटिवली स्लोअर होंगे और एसिंक्रोनस भी होंगे, सिंक्रोनी नहीं है इनके अंदर, मतलब कि अब मैंने बोला इंटरमीडिएट 3 सेल स्टेज ही बनेगी, ये वाली बात है। अब ऐसा होता कि एक सेल से 2 सेल ही बनते, 2 से एग्जैक्टली 4 बनते, 4 से एग्जैक्टली 8 बनते, और बीच में कोई भी इंटरमीडिएट ऑड नंबर स्टेज आती ही नहीं, तो हम लोग बोल देते हैं कि सिंक्रोनस है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे दैट दे विल बिकम स्लो डिविजन्स है कंपैरेटिवली, एंड एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनी नहीं है इनमें, ठीक है, एसिंक्रोनस, ओके, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट ऑड नंबर की स्टेजेस भी आती हैं। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि नीट के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर पहले क्लीवेज डिविजन्स के ऊपर कई बार ब्लास्टोमियर, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, कैसे होते हैं डिवीजन, स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो समझ आ गया सभी को ये वाला पॉइंट अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं दी माइटोटिक डिविजन्स। हालांकि यहाँ मैं क्लियर कर दूं, क्लीवेज डिविजन इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, परंतु माइटोसिस एग्जैक्टली वो नहीं है, ठीक है। तो क्लीवेज डिविजन्स is a better term to use over here, ठीक है, is a type of mitosis but not mitosis directly, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लंडर है, ये गड़बड़ है स्टेटमेंट।
हम यहाँ पे बोलेंगे द क्लीवेज डिविजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called as blastomeres. ठीक है, चलो दिया हुआ एनसीईआरटी ने यहाँ पे वाला देखो. अब इन्होंने फोटोग्राफ दिया, देखो ध्यान से. फोटोग्राफ में क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है हमको कि जब ये 2 सेल स्टेज बन गया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ दिख रहा है ये 2 सेल स्टेज बन गया, ठीक है. फिर ये बन जाएगा 4 सेल स्टेज, इन्होंने इंटरमीडिएट स्टेज दिखाई नहीं, ठीक है. फिर बन जाएगा 8 से 16 सेल स्टेज, ठीक है. फिर बन जाएगा 16 से 32 सेल स्टेज, ठीक है. ये सारी स्टेजेस जो है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें पिक्चराइज करनी है कि कौन सी कहाँ है, ठीक है. तो जाइगोट कहाँ बना था? जाइगोट बना था यहाँ पर, ठीक है. जाइगोट बना था एम्प्यूला में, ठीक है. और इसके आगे फिर आता है इस्थमस, और इस्थमस के अंदर उसके आगे की स्टेजेस आ जाएंगी, है ना. तो आगे के स्टेज में 2 सेल स्टेज आ गई, फिर आ जाएगी हमारे पास में 4 सेल स्टेज, ठीक है. फिर हमारे पास आ जाएगी 8 से 16 सेल स्टेज, ठीक है. लेकिन जो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है ना, जो कि 16 से 32 सेल वाला है, जो कि 16 से 32 सेल वाला है, ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है एक्चुअल में हम बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ यूट्रस कैविटी, ठीक है. इसीलिए हमको बोलना होता है कि ब्लास्टोसिस्ट एंटर्स द यूट्राइन कैविटी, क्योंकि अब जो ये जी वाला स्टेज है ना, ये कहाँ पर हो गया? ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में आ जाता है. और ब्लास्टोसिस्ट आने के बाद में इम्प्लांटेशन की पॉसिबिलिटी बैठती है. अब मैं आपको थोड़े से और टर्म्स इसके बारे में बताना चाहूंगी जो कि फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से होंगे, और वो है ये, ठीक है. देखो, तो हमने जो देखी अभी इमेजेस उसके जैसे है इमेज, कोई अलग नहीं है. ये जाइगोट है, ये 2 सेल स्टेज है, ये 4 सेल है, ये 8 सेल है. अब जब 8 सेल के स्टेज दिखता है ना, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि ये जो चारों सेल है, मान लो 4 सेल्स हैं, इनको बीच में से काट दिया हो कि बॉल्स के ऊपर बॉल्स रखी हो. इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट आता है 8 सेल स्टेज में. ये क्लीवेज जो दिखाता है डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल क्लीवेज, ठीक है. ये रेडियल क्लीवेज डिविजन है, और कॉर्डेट में रेडियल क्लीवेज होती है, स्पाइरल क्लीवेज नहीं होती. मतलब कि स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, ऊपर के जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ना, वो छोटे होते हैं साइज में, और नीचे के ब्लास्टोमेयर्स बड़े होते हैं, तो लोटस जैसे या फ्लावर की टाइप का अपीयरेंस आता है. ये होता है स्पाइरल क्लीवेज. लेकिन हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सेल्स ऊपर वाले हैं उसके बराबर के सेल्स हैं नीचे वाले, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल क्लीवेज, ना कि स्पाइरल क्लीवेज. और ये एक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक है, और ह्यूमन भी एक कॉर्डेट के अंदर ही आता है, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया. नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होगा. फिर होगा कि सेल्स का मतलब कि ब्लास्टोमेयर के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है. तो अब ये वाला जो फोटोग्राफ है ना, इसको मुझे आपको एक बार बना के बताना है कि मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हूँ. अगर मैं इसको सॉलिड बॉल की तरह देख रही हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक मलबरी बॉल की तरह अपीयर कर रहा है. इट इज अपीयरिंग समवॉट लाइक अ मलबरी बॉल, ठीक है. तो एक काम करते हैं, इसको यही बनाते हैं, ठीक है. तो इसको मैंने बोल दिया दैट इज अपीयरिंग लाइक अ मलबरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर. मलबरी समझते हो, शहतूत, ठीक है. तो मलबरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, ये सॉलिड है क्योंकि ये, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, सिंस इट इज सॉलिड स्ट्रक्चर. परंतु जब मैं इसका सेक्शन लेके देखूंगी, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, जैसे कि ये ब्लास्टोला को कट करके दिखा रहे हैं, पर मोरला को नहीं दिखाया था. मैं इसको कट करके दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसे दिखता होगा. ये जो मोरला है ना, ये एक्चुअल में कैसा हो जाता है, इसके अंदर सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किस तरीके से है वो ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है. देखना ध्यान से, है ना. मैं बिल्कुल 8 से 16 बराबर गिन के नहीं बनाऊंगी, मैं तुमको सिर्फ समझाने के पर्पज से बना रही हूँ कि ये सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होने के ऊपर किस प्रकार के नजर आते होंगे, ठीक है. तो हम देख रहे हैं अब, ओके, समवॉट लाइक दिस, ठीक है. नाउ आर यू एबल टू सी समथिंग व्हिच इज डिफरेंट देन व्हाट इज एक्चुअली अपीयरिंग इन द फोटोग्राफ. मैंने बाहर के सेल्स थोड़े फ्लैट बनाए और अंदर के सेल थोड़े से गोल हैं, लग रहे हैं ऐसा, ठीक है. ये क्या चीज बनाई है मैंने, है ना, ये मैं समझाती हूँ आपको. मैं बताना चाहूंगी कि जब मोरुला बन जाता है या मलबरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तब इस मोमेंट पे सेल डिफरेंशिएशन का एक लेवल अचीव हो चुका होता है, एक स्टेज ऊपर चढ़ गई है, ठीक है. इसमें हम बोलेंगे अंदर के जो सेल्स हैं और बाहर के जो सेल्स हैं, इनके शेप में परिवर्तन है, इनके बिहेवियर में भी डिफरेंस है. जो अंदर के सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेगामियर, बड़े ब्लास्टोमियर, ठीक है. और जो बाहर के सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं छोटो ब्लास्टोमियर्स, मतलब कि माइक्रोमियर्स.
इनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? इनके बिहेवियर में ये डिफरेंस है कि जो बाहर के फ्लैट सेल्स बनाए हमने, इनके बीच में सेल के बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लू में जंक्शंस बना रही हूं, और इन जंक्शंस को हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शंस। क्या होते हैं ये? टाइट जंक्शंस। तो मतलब कि माइक्रोमेयर के अंदर टाइट जंक्शंस प्रेजेंट है, मतलब कि बाहर की तरफ कोई लीकेज अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अंदर जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सेल ही पतला है, सेल से होते हुए चले जाएगा कंटेंट। अगर लिपोफिलिक है, ऑप्टिमम हाइड्रोफिलिक है तो चले जाएगा वो। थिन सेल्स हमेशा क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन अलाउ करते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर हम यही बोलते हैं ना कि फ्लैट सेल है तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो सकता है, और लंग्स के अंदर भी पॉसिबल हो सकता है, स्क्वामस एपिथेलियम है तो। वैसे ही यहाँ पे फ्लैट सेल इसीलिए ताकि फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो, लेकिन ये कैसे वाला हो? ये बाहर से अंदर ले लें, ये अंदर से बाहर कुछ भी जाने नहीं देंगे। तो ये हो गए टाइट जंक्शंस। ठीक है, और अंदर वाले जो येलो सेल्स है ना, इनके बीच में कुछ बना रही हूँ, देखना। इनके बीच में मैं बना रही हूँ कुछ इस प्रकार के जंक्शंस, ये रेड जैसे। ठीक है, इसको जूम करके देखना चाहोगे? देखो ये क्या बनाया मैंने ना, समझ में आया? ये इन दोनों सेल्स के बीच में ऐसे इंटरमीडिएट इन बिटवीन सेल्स के बीच में मैंने कुछ कनेक्शन बनाया। ये कनेक्शन जो है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि मेगामेयर्स के पास में क्या होता है? गैप जंक्शंस होता है, और माइक्रोमेयर के पास में क्या होता है? टाइट जंक्शन होता है। ये गैप जंक्शन क्या करते होंगे? ये गैप जंक्शन अंदर वाले सेल्स को आपस में मतलब कि कम्युनिकेट करने की मदद करते हैं, मतलब बातचीत कर सकते हैं अंदर वाले सेल्स आपस में। ठीक है, अब वो बोल के बात नहीं करेंगे, वो सिग्नल्स के थ्रू बात करेंगे, वो साइटोप्लाज्म के कंटेंट के आदान प्रदान के थ्रू बात करेंगे, और वो हो जाएगा इनका टॉक। ठीक है, तो गैप जंक्शंस होते हैं मेगामेयर में टू अलाउ कम्युनिकेशन, एंड टाइट जंक्शंस होते हैं माइक्रोमेयर में टू स्टॉप द लीकेज ऑफ एनी कंटेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउट। दैट इज इट। ठीक है, तो दिस इज मोरला। डन। अब आती है बात ब्लास्टुला की। जैसे ब्लास्टुला नाम का स्ट्रक्चर पहुंचना चालू होता है यूट्रस की कैविटी में। ठीक है, तो हमने ये देखा था, ये रहा देखो। तो पहले तो इनिशियली थोड़ा सा सॉलिड होता है, जो कि एफ स्टेज पे हम लोगों को थोड़ा सा सॉलिड दिख रहा है, पर जैसे जैसे ये जी स्टेज में आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं? हम परिवर्तन देख रहे हैं इसके सेल के अपीयरेंस में, शेप में, और अरेंजमेंट में, एटसेट्रा में। ठीक है, हम ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी डेवलप हो गई। वो कैविटी क्यों डेवलप हो गई? क्योंकि यूट्रस में जैसे ही ये पहुंचता है ना, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे ना, अर्ली ब्लास्टुला बोलना ज़्यादा बेटर है क्योंकि कैविटी नहीं है ना। यहाँ एफ पे मैं लिख देती हूँ अर्ली ब्लास्टुला, हालांकि ये फटाफट से कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? यूट्रस के मिल्क सिक्रेशंस। अब यूट्रस में मिल्क मत बोलना प्लीज कि प्रोलैक्टिन वाला मिल्क है क्या मैम, नहीं। यूट्रस का म्यूकस ही काफी न्यूट्रिटिव है, इसीलिए यूट्रस की सिक्रेशन को यूट्राइन मिल्क बोलते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दिया मैंने आज। ठीक है, यूट्राइन मिल्क बोलते हैं अगर यूट्रस की सिक्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो। क्योंकि इम्प्लांटेशन के नजदीक पर यूट्रस की लेयर जो है वो हाईली न्यूट्रिटिव सिक्रेशन सीक्रेट कर रही होगी, सो दैट जो ये ब्लास्टोसिस्ट बनने वाला है ना, इसके अंदर बहुत सारा यूट्राइन मिल्क वो भेज दे, और वो यूट्राइन मिल्क जो होगा ना, वो इन सेल्स को प्लेसेंटा बनने के पहले के न्यूट्रिशन देने में मदद करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दी कैविटी। तो ये क्या भर गया यहाँ पर? दिस इज द फ्लूइड फ्रॉम वी कैन से यूट्रस। ठीक है, यूट्रस ये भर गया अंदर। आया समझ में? तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें समझ में आ गई हैं दिखने को। अब बताओ कि ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर जो है, ये एच स्ट्रक्चर ये चिपकते हुए दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर यूट्रस की एंडोमेट्रियल वॉल के ऊपर। ठीक है, ये क्या हो रहा है? दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ये कैसे अचीव हो रहा है ये भी मैं बताती हूँ। हमने अभी एक स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा, और वो था कि ब्लास्टुला जो है सॉलिड रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक कैविटी डेवलप हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, अब देखो ये ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है, इसकी इम्प्लांटेशन कैसी होती है, इसको हम लोग डिटेल में फोटोग्राफ के थ्रू समझते हैं। ओके, सो जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, where we have already seen the outer layers were comparatively thinner in case of Morula. ठीक है, and the inner cells were comparatively we can say larger with a communication between them.
जो वो अंदर वाले सेल्स थे ना, वो तो पहले तो पूरे प्रॉपरली कॉम्पैक्ट प्रेजेंट थे, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट जब बना तो ये अंदर वाले सेल्स एक तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, बाकी पूरी कैविटी बन गई, उसमें फ्लूइड भर गया, और बाहर की लेयर जो थी माइक्रोमियर वाली वो बन गई ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया इस प्रकार का। देखो बना देते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक है, अंदर के सेल्स कम्युनिकेशन वाले थे, वही है, और बाहर की लेयर जो है वो कुछ ऐसी बन गई है। ठीक है, somewhat like this। ठीक है, क्या ऐसे कुछ चीज स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई हो गया। गोल नहीं बना। ठीक है, कोई बात नहीं यार, समझ गए हो ना तुम। तो ऐसा हुआ ये अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देखो, मैं तुमको ये बता रही थी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसका, अच्छा हम देख ही लेते हैं ना, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक स्लाइड बना रही हूँ, फटाफट समझ में आ जाएगा एकदम धड़ाधड़। रुकना, ये रहा, कलर लेना बहुत जरूरी है, आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, रेड कलर नहीं दिखता है। ठीक है, देखो ये मैं बना रही हूँ ब्लास्टोसिस्ट का 2-3 स्टेजेस। ठीक है, ये है अंदर वाले बड़े सेल्स कम्युनिकेट कर रहे थे वो, और इनका अरेंजमेंट बाहर से कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ओके, नाउ इट इज बेटर कंपैरेटिवली राउंड, है ना। आप देखो जो बाहर की लेयर मैंने बनाई है ना, इसका नाम बदल गया। यहाँ पे क्या नाम हो गया, कोई बताएगा क्या नाम हो गया? प्लीज माइक्रोमियर मत बोलना, वो तो पहले था। अभी क्या नाम हो गया इसका? अभी नाम हो गया इसका ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम हो गया? ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये ऐसी है ना। अब मैं तुमको एक अलग बात बताती हूँ, ठीक है, जो कि हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलती है जनरली, पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो ये बात है कि जोना पेल्यूसिडा लेयर कब तक रहती है सेकेंडरी oocyte या फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट को सराउंड करते हुए। वो यहाँ तक साथ आ रही थी बच्चा लोग। ठीक है, तो वो जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है ना, वो यहाँ तक साथ में चल रही थी। मतलब कि जाइगोट के बाद में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया, वहां तक वो जोना पेल्यूसिडा लेयर इनको स्ट्रक्चर्स, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी। इसके आसपास एक लेयर बन के बैठी थी, ये है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब मैं ये बोल रही हूँ, जब इनसाइड वाटर कंटेंट जैसा, या हम बोलें यूट्राइन मिल्क सिक्रेशन या यूट्रस के फ्लूइड सिक्रेशन जो है, ये अंदर आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और ये कैविटी भरती ही जा रही है, तब क्या होगा? प्रेशर बढ़ना चालू होगा अंदर से। ठीक है, क्योंकि अंदर कुछ फिल हो रहा है, लेकिन बाहर का स्ट्रक्चर तो उतना ही है ना। तो जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है वो क्या होगी? स्ट्रेच होगी। जब वो स्ट्रेच होगी तब वो टूट जाएगी, और जब वो टूट जाएगी ना, तब एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है ये लिबरेट हो जाएगा, स्क्वीज होके फटाक से पूरा स्ट्रक्चर उस जोना पेल्यूसिडा स्क्वीज होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा तब जाके ही ये यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर चिपक सकता है, उसके पहले नहीं। तब ये बताओ मुझे कि क्या ये सेल्स चिपकने जैसे थे कि इनको हमने छुपा के रखा, है ना? तब अब हमें ये बताना पड़ेगा कि जो ऊपर के कुछ एक सेल्स जो कि इनर सेल मास हमें दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है ना सेल्स का बना हुआ, उसको हम लोग बोल रहे हैं इनर सेल मास। इसके ऊपर वाले ट्रोफोब्लास्ट लेयर के सेल्स, मैं थोड़ा सा उसको डार्क ग्रीन कर देती हूँ ताकि तुम समझ जाओ। ये वाले जो सेल्स है ना, दीज सेल्स वर हैविंग सम काइंड ऑफ स्टिकी सिक्रेशंस, और इन सेल्स को बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ रॉबर। और ये चिपकू टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे ही जोना पेल्यूसिडा हटती है, वैसे ही ये सेल्स ऑफ रॉबर यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर चिपक सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अभी तक इसको जोना पेल्यूसिडा से कवर करके रखा गया, ताकि ये हर कहीं नहीं चिपक जाए। और ये अगर हर कहीं चिपक जाता तो प्रेगनेंसी जो रिजल्ट होती उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक और पॉइंट समझा देती हूँ इसी डायग्राम के अंदर। वो ये है कि अब इसके आगे फर्दर क्या होगा? फर्दर ये होगा कि जो ऊपर के सेल्स ऑफ रॉबर हमने बनाए थे ना, इनके साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयर करने लगेगा, समवट लाइक दिस। ठीक है, और
इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से फिंगर लेग प्रोजेक्शंस बनना भी चालू हो जाएंगे और इन फिंगर लेग प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलेंगे कोरियोनिक विलाय। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाय। ठीक है, तो अब देखो इधर जो बाकी का पोर्शन है उसके ऊपर विलस फॉर्मेशन हालांकि डिफ्यूजली होता है, लेकिन फिर भी बाद में सारे के सारे विलस जो है ना वो एक ही तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ह्यूमन की प्लेसेंटा के रिस्पेक्ट में पूछते हैं हमसे कि क्या ह्यूमन की प्लेसेंटा डिस्कॉइडल है कि नहीं है। तो मैं तुमको बताती हूँ, देखो विलस पहले ऐसा भी बना होगा, कभी विलस ऐसे भी बना होगा, ऐसे भी बना होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगी इस प्रकार से विलस अलग अलग जगह पे बन रहा है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर पूरे पे कहीं भी डेवलप हो सकते हैं तो हम बोलते हैं प्लेसेंटा को डिफ्यूज टाइप। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ऐसे ही रहते ही नहीं है, बाद में क्या हो जाती है, ये हट जाते हैं, ये वाले नहीं रहते। ठीक, ये वाले नहीं रहते और सिर्फ एक ही जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तब ऐसे एक ही जगह शिफ्ट हुए वाले को बोलते हैं डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है, तो हमको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ये पहले डिफ्यूज थी बाद में डिस्कॉइडल हो जाएगी, तो हमको क्या बोलना चाहिए, हम बीच का कुछ बोल देते हैं, तो हम बोल देंगे ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटा डिस्कॉइडल टाइप, बीच के डिस्कॉइडल है, मतलब कि पहले डिफ्यूज थी और बाद में क्या हो गई, डिस्कॉइडल हो गई। ठीक है, समझ आ गया? तो इसीलिए बोलेंगे ह्यूमन प्लेसेंटा को मेटा डिस्कॉइडल टाइप। ठीक है, क्योंकि वो पहले डिफ्यूजली प्रेजेंट कोरियोनिक विलाय शो कर रही थी और बाद में एक जगह पर प्रेजेंट कोरियोनिक विलाय को वो शो कर रही है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ अर्लियर डिफ्यूज, और एक सेकेंड, हाँ, अर्लियर डिफ्यूज। ठीक है, देन डिस्कॉइडल। ठीक है, हेंस हम क्या बोल देंगे इसको, मेटा डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। ठीक है, इतना है समझ में? अब मैं तुमको एक और बात बता रही हूँ कि जो ये ऊपर के सेल्स के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए और न्यूक्लियस एक साथ आ गए, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, तब हम इस प्रकार के ट्रोफोब्लास्ट को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिनसीशियो, मतलब कि सेल जुड़ गए, सिनसीशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो नीचे की ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसको हम अभी भी नॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, नॉर्मल सेल है तो सेल, इसीलिए सेल साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, सेल के लिए बोलते हैं साइटो। तो ये समझ आ गया, और इनर सेल मास वैसे ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, एंड हाउ ब्यूटिफुली वी गॉट इनटू दिस पर्टिकुलर पिक्चर विच वी आर राइट नाउ, इजंट इट? तभी भी बोलते हैं हमारा तो कोई नहीं है है ना, हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो बहुत अनलकी हैं। ठीक है, ये सिर्फ तब याद आता है जब हम ये पढ़ रहे होते हैं या हम ये पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी टाइम यही थॉट्स आते हैं जनरली दिमाग में, लेकिन एक्चुअली वी आर वेरी मच गिफ्टेड राइट नाउ। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, फिंगर लेग प्रोजेक्शंस को बोल देंगे कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, क्या समझ आ गया बढ़िया तरीके से, है ना? तो आई होप कि इतनी बात सबको समझ में आ गई। और जोना पेलुसिडा हटने से एक बात याद आई, हाँ, किसी ने भी नहीं पूछा मेरे से, खैर तुम पूछ भी नहीं सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहे हैं पर देखो कि ट्विंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्विंस की जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, जिनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, है ना? देखें कभी आइडेंटिकल ट्विंस जो है ना, या तो सिर्फ सिस्टर सिस्टर हो सकती हैं या सिर्फ ब्रदर ब्रदर। सिस्टर ब्रदर कभी भी आइडेंटिकल ट्विन नहीं होते। सिस्टर ब्रदर अगर हैं ट्विन तो वो होंगे फ्रेटर्नल ट्विंस या डायजाइगोटिक ट्विंस, उनको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विन कभी भी नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है बात? ये अगले क्लास में याद आएगा मेरे को, तो मैं फोटो ले आऊंगी इसका एक, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए कि मैं क्या बोल रही थी। पर देखो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते कैसे हैं वो समझा रही थी। जब ये जोना पेलुसिडा की लेयर जो है रप्चर हो रही थी ना, अंदर से प्रेशर बढ़ने के कारण से, ठीक है, तब ये स्क्वीज होकर स्ट्रक्चर जब बाहर आ रहा था ना, तो कई बार ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि ये एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है ना, दिस सिंगल स्ट्रक्चर जो है, इसी की बात कर रही हूँ, ये टूट के दो भागों में परिवर्तित हो जाए। समझ रहे हो बात को? ये क्या हो जाए, दो भागों में हो जाए। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ह्यूमन के पास में और कॉर्डेट के पास में जो क्लीवेज डिविजन होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट। मतलब कि अगर 7-8 सेल है ना, तो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
कि वो प्रॉब्लम नहीं है कि 6 से अगर 4 हो गए तो बनेगा नहीं क्या प्रोजेनी, पूरा बनेगा वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, मतलब कि अगर मेरे पास में यहाँ पर 4 सेल आए हो, ठीक है, ओके, इधर अपन ने सपोज मान लो 7 बनाए थे, 6 बनाए थे, 6, ठीक है, इधर 4 आए थे मेरे पास में और मैं कह दिया इधर 2 ही आए, ठीक है, तभी भी पूरा पूरा जायगोट बनेगा। समझ में आ रही है? दोनों जायगोट पूरे पूरे बनेंगे। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक वीक बने, एक नॉट सो वीक बने, एक हेल्दी बेबी हो गया, वो वाले पॉइंट जरूर आ सकते हैं, लेकिन जायगोट पूरे पूरे बनेंगे, ठीक है। तो आप सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, चाइल्ड प्रॉपरली बनेगा पूरा, एम्ब्रियो पूरे पूरे बनेंगे, ठीक है। देखो, तब ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स टूट जाएं और इनकी लेयर तो डिवाइड इतनी कर नहीं रही है, तो ये इनको ऐसे एनवेलप कर ले पूरी पूरी तरीके से। तब ऐसे केस में पॉसिबिलिटी जो है वो हो जाती है डायजाइगोटिक ट्विंस बनने की, ठीक है। मतलब कि 2 बेबीज जो कि सेम जाइगोट के टूटे हुए भाग हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मैंने डायजाइगोटिक बोला क्या? नो, इट विल बी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस बनने के चांसेस इस स्टेज में होते हैं, इस स्टेज में होते हैं जब ब्लास्टोसिस्ट जो है उससे जोना पेलुसिलर रप्चर हो रही है और ब्लास्टोसिस्ट स्क्वीज करके बाहर जा रहे हैं, तब अगर वो 2 पार्ट में टूट गया तो हो जाएंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। कभी आपने सुना हो ट्रिपलेट्स, ठीक है, तब 3 बेबीज कैसे हो सकते हैं? तब ये 3 भाग में टूट गया हो, आ रही बात समझ में? क्वाड्रुप्लेट 4 भाग में टूट गया हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन जनरली ये वाला केस देखने को मिलता है, इसलिए बताया, ठीक है, हो गया, खत्म। अब ये वाला फोटोग्राफ एक बार और देखो, क्या हमें यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि ये देखो, ये जो मैंने बना के तुम लोग को दिखाई है, ये कोरियोनिक विलाय बन रही है, दिख रही है सबको? ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है ना, ये इन्वेड कर रही है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर स्टार्ट्स इन्वेडिंग इनसाइड, ये धंसने की कोशिश में है, ठीक है। तब ऐसे क्या होगा, ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करेगी, मतलब कि यहाँ के मैटरनल एंडोमेट्रियल लाइनिंग के जो सेल्स हैं उनको डिसॉल्व कर करके एंजाइम की मदद से, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना ब्लास्टोसिस्ट नाम का, ये धंस जाएगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर पूरा का पूरा, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आया समझ में? है ना, इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, रीडिंग कर लो ताकि क्लियर हो जाए क्या पढ़ा है। देखो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड एज मोरुला। जो एम्ब्रियो 8-16 ब्लास्टोमेर का था, सॉलिड बॉल लाइक, उसको मोरुला बोलते हैं। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला डिवाइड करते जाता है और बनाता है ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में मूव कर जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इन द आउटर लेयर कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, जो कि हमने देखी बाहर की लेयर, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज इनर सेल मास, ठीक है। तो जो अंदर के जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो अंदर के सेल्स हमने बनाए ना ग्रुप वाले, वही सेल्स सिर्फ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्टली, बाकी जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो, इसीलिए बोलते हैं इनर सेल मास को, इनर सेल मास is also called as embryoblast। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बनाने वाला, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, और एम्ब्रियोजेनिक इन नेचर, ठीक है। यही एम्ब्रियो बनाएगा, बाकी सारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। डन। After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst। वो पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देंगे, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट धंसने लगेगा, और क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो ऑलरेडी हाई है, ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो अभी तक मेंटेन्ड है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो हाई होगा, इसीलिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती जाएगी धीरे धीरे थिक, और एंडोमेट्रियम थिक हो रही है क्योंकि, इसीलिए हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कवर कर लेगी एंडोमेट्रियम की rapidly dividing cells, ठीक है। As a result of which the blastocyst becomes completely embedded in the endometrium of the uterus। वो पूरा धंस चुका होगा। This is called as implantation and it leads to pregnancy। कि implantation अगर होगा तो ही आगे के इवेंट्स होंगे,
और अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है तो आगे के इवेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन किसी गलत जगह पे भी हो सकता है क्या, ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने फटाफट आना चाहिए। तो येस दैट इज पॉसिबल, येस दैट इज पॉसिबल। और अगर किसी के दिमाग में आंसर आया हो तो कि जो लेयर प्रोटेक्टिव थी, जो उस ब्लास्टोसिस्ट को कहीं भी और चिपकने से बचा रही थी, अगर वो लेयर पहले हट चुकी होती तो ये ब्लास्टोसिस्ट पहले कहीं चिपक गया होता या गलत जगह पर चिपक गया होता, ठीक है। और पॉसिबिलिटी थी कि ये वहीं डेवलप होने लगता है इनटू एम्ब्रियो, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम टर्म को बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो कि डेडली भी हो सकती है मदर के लिए और फीटस के लिए भी, ठीक है। तो ये हो सकती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, मतलब कि इम्प्लांटेशन एट any site other than uterine endometrium, ठीक है। कहीं भी और इम्प्लांटेशन हो जाए यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अलावा तो हम बोल देंगे उसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी विच कैन बी डेडली एंड डेंजरस। देयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। देखो ध्यान से कि अगर यहाँ कहीं हो गया बीच में अलग ही तरीके से, ऐसे कब पॉसिबल है? ऐसे तब पॉसिबल है जब यूट्रस के अंदर हम बोले स्कैर टिश्यूज हो, मतलब कि कुछ एक घाव हो और बाय एनी चांस वो धंस जाए अंदर और वो अंदर की तरफ फंस के डेवलप होना चालू हो जाए, है ना। ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई जगह पर अगर डेवलप होता है तो वो उसके चांसेस होते हैं मरने के जल्दी। ट्यूबल, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो, फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन हो गया मान लो, फैलोपियन ट्यूब जो है फट जाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो रहा है तो वो ग्रो भी होगा, वो ग्रो होगा तो वो पूरी बर्स्ट हो जाएगी। बर्स्ट होने के कारण से डेथ होने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कभी कभार वही इम्प्लांटेशन हो गया। अब बोलोगे कि ऐसे कैसे हो गया मैम, कि ब्लास्टोसिस्ट इतनी जल्दी बन गया क्या? यहाँ पर डिफेक्टिव जोना पेलुसिडा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो सेल्स तो क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। और अगर वो थोड़े बहुत भी डिफरेंशिएटेड लेवल पर आ चुके हैं तो वो चिपक भी सकते हैं, है ना। जोना पेलुसिडा अगर नहीं हो तो एक बड़ी समस्याजनक परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। तुम लोग को आश्चर्य होगा जान के, लेकिन कई बार ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे केसेस भी होते हैं कि फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल गया ब्लास्टोसिस्ट और बॉडी कैविटी में आ गया, समझ लो, बॉडी कैविटी में आ गया, और बॉडी कैविटी में अब्डोमेन में कहीं पर वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है, अब्डोमेन में, पेट वेट के आसपास। तो सोचो कि कैसी परिस्थिति बन सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, दे आर वेरी डेंजरस, और इसी कारण से मदर विल ऑलवेज बी एडवाइज्ड टू गो फॉर रेगुलर विजिट्स ऑफ डॉक्टर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रेगुलर विजिट्स पे जाते हैं फीमेल मेंबर्स? रीजन बिहाइंड दैट डेफिनेटली किसी भी स्टेज पर कोई भी कॉन्सिक्वेंस सडनली अराइज हो सकता है विच कैन बी डेडली, राइट। देयर बाय फीमेल्स आर ऑलवेज एडवाइज्ड टू टेक और गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, स्पेसिफिकली अप टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डॉक्टर खुद ही बोलेगा कि इतने डेट को आना है, इतने डेट को आना है, सो दैट they can be prevented from any kind of such kind of consequence by chance if happens. Okay, so this is done, and then we are done with the implantation thing. Probably I was just trying to explain you one thing कि endometrial lining तो proliferated हो ही रही है। देखो ये है ना पूरी की पूरी, जो ये पिंक कलर की बना रखी है, मैं हाईलाइट कर दूं, यहाँ देखते हैं ना। अरे यार येलो क्यों आ गया है? ये वाली, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पूरी ये वाली पिंक, ये वाली, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है ना, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के बहुत सारे भाग हो गए, मतलब एक तरीके से भाग, मतलब कि पार्टीशन नहीं हो गया, हमने कर दिया। हमने बोला कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि फीटस, मतलब कि जो डेवलपिंग बेबी है, मतलब कि ब्लास्टोसिस धंसने के बाद में उसके ऊपर जो ये लेयर जम गई ना, पूरी की पूरी कवर कर दिया उसको, इसको हम लोग बोल देते हैं ऐसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि कैप्सूल बना रही है बेबी के ऊपर, तो हम बोल देंगे डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्या बोल देंगे? डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ का क्या मतलब होता है? एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो झड़ सके, जो फॉल होती हो। डेसिडुआ इज समथिंग विच फॉल्स, ठीक है, और एंडोमेट्रियम फॉल होती है, ठीक है। इसलिए एंडोमेट्रियम के लिए ये वर्ड जो है इंटरचेंजेबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डेसिडुआ पहली कौन सी हो गई? कैप्सुलरिस, है ना। मैं यहां लिख देती हूँ, फॉर्म्स अ कवर
ओवर, एम्ब्रियो, ठीक है, कैप्सुलरिस। ओके, एक ये अंदर की तरफ देखो, ये वाली, ये वो एंडोमेट्रियम है जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब किसके अंदर की तरफ, जो प्रोजेनी, जो मतलब डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर की तरफ, तो हम बोलेंगे बेस पे हो गई, तो डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, विच लाइज बिटवीन द fetus and maternal placenta, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी डेसिडिया पेराइटालिस, जिसका खास योगदान अभी डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हाँ साइड की एंडोमेट्रियम भी प्रोलिफरेट हो रही है और वो डेसिडिया पेराइटालिस है। तो देखो ये जो इतनी पूरी पोर्शन, ठीक है, इसको बोल देंगे डेसिडिया पेराइटालिस, प्रेजेंट इन साइड्स। ऐसे करके यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को जो है वो पूरा का पूरा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, प्रेजेंट इन साइड्स, ओके डन। तो इस हिसाब से क्या हो गया, डेसिडिया कैप्सुलरिस कैप्सूल बना रही है, बेसालिस जो कि अंदर की तरफ है, और पेराइटालिस जो कि साइड्स में है, ठीक है। 3 प्रकार से हमने डेसिडिया को डिवाइड कर दिया। इसके आगे का पोर्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्रियोनिक विलाई फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और प्लेसेंटा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको कल पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। सो डन विद दिस। नाउ आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका सभी लोग आंसर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन ये है कि इफ एनी प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस, ठीक है, इफ एनी प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस वेयर द implantation occurs at any other site rather than uterine endometrial lining, then such kind of pregnancy is called as, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए that what is going to be the answer for the same. So bye everyone, we'll meet in the very next class where we will study the complete pregnancy development and what are the changes taking place, okay, with respect to the hormone and everything else. Okay, so bye and good night.